हेलो एवरीवन, मैं आशा दाकर इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने मैथमेटिक्स की भी वीडियो डाली है, आप मैथमेटिक्स की भी देखना, ठीक है। और अब आज अपन पढ़ रहे हैं साइंस, 10th क्लास साइंस के शॉर्ट नोट्स। मैं आपको नोट्स भी लिखवाऊंगी और पढ़ाऊंगी। आप ये नोट्स पढ़ के 95 अबव नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको आज साइंस स्टार्ट कर रहे हैं अपन। आपको पूरे नोट्स कंप्लीट दिए जाएंगे और समझाया जाएगा, ठीक है। आपको कहीं से कोई नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप को आप सब्सक्राइब कर लेना, आपको वीडियो डलते ही पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको पूरी तरीके से नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल्स में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपन कम पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपन क्लास 10th साइंस शॉर्ट नोट्स, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। अब तो सबसे पहले देखना है अपन को रासायनिक समीकरण अथवा रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले ये समझना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। जैसे एसिडिटी, एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी होती है तो क्या होता है, अपने शरीर में HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया ही तो हुई, ठीक है। तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम Mgm और O2 ऑक्सीजन। मैग्नीशियम एक अलग एलिमेंट है और O2 गैस है। देखो, मैग्नीशियम तो एक एलिमेंट है, एक धातु है ना। और O2 तो ऑक्सीजन गैस है भाई। दोनों मिलके क्या बना रहे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे। तो ये दोनों अलग अलग है। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही, केमिकल रिएक्शन हो रही, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे अपन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला है अपना रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादकों के प्रतीकों, अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं, ये मैं आपको समझा दूंगी। रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाती है। आप इसके नोट्स बना लेना। देखो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इतना इजी होता है, अपने 4 नंबर वैसे ही चले जाते हैं। तो आप इनको याद कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक समीकरण वो होती है जिसमें अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और उत्पाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोलूंगी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, ठीक है। तो अभिकारकों एवं उत्पादकों के प्रतीकों, प्रतीक मतलब उनके जो सूत्र, जो रूल होते हैं, जो सूत्र होते हैं ना, उनको अपन प्रतीक कहते हैं। जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम, अगर मैं बोलूँ मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, तो आपको बोलना है Mg। अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन और मैं बोलूँ ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, तो O2, ठीक है। तो अपन को प्रतीक व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना है रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4, है ना। तो ये इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है जो रिलीज हो जाएगी। अब अपन को देखना है अभिकारक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब रिएक्टेंट। ये जो Zn और H2SO4 है ना, ये अभी अभिकारक है। इनके अभिकारक के आगे लिख लेना रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट। ZnSO4 बनके H2। और उत्पाद क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं, ये अपनी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, ये जो पूरी हो रही है ना, अभिकारक और उत्पाद मिलकर एक रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। अभिकारक क्या होते हैं, जो आगे लिखे होते हैं, इस निशान से जो आगे लिखे होते हैं वो उसको अभिकारक बोलते हैं, और इस निशान से जो पीछे लिखे होते हैं उनको अपन उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। ये रासायनिक
समीकरण कंप्लीट हुई तो अपन को क्या मिलेंगे, उत्पाद मिलेंगे, मतलब प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अगला है अपना संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित का मतलब क्या होता है वो समझना। संतुलित का मतलब क्या होता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण अपन किसे कहेंगे। ठीक है, तो वह रासायनिक समीकरण जिनमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ये क्या कहना चाह रहा है, संतुलित का मतलब क्या होता है, बैलेंस होता है। मैं बोलूँ इस चीज को संतुलित कर दो, मतलब इस चीज को बैलेंस कर दो, मतलब दोनों तरफ बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, दोनों तरफ बराबर होता है। तो मतलब अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अभिकारक और उत्पाद, मैंने क्या बोला, अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो 3Fe प्लस 4H2O है ना, तो ये अपना क्या हो गया, अभिकारक हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और ये अपना क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। मतलब अभिकारक, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में अणुओं और परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 3Fe है ना, तो यहाँ पे भी Fe3 है ना। अगर मैं बोलूँ H2O है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब H2 और O2 की संख्या 8 होनी चाहिए। ठीक है, 4 होनी चाहिए, सॉरी, O2 के नीचे, O के नीचे तो 2 नहीं है, H के नीचे 2 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। मतलब हाइड्रोजन की संख्या तो 8 होनी चाहिए और ऑक्सीजन की संख्या 4 होनी चाहिए। देखो हाइड्रोजन की संख्या 8, देखो यहाँ पे 8 है, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब अभिकारक, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में संख्या सेम होनी चाहिए। अगर रिएक्टेंट की संख्या 4 है तो प्रोडक्ट में भी उस एटम की संख्या 4 ही होनी चाहिए। अगर कम हुई तो वो अपनी समीकरण गलत मानी जाती है, रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, इधर देखो 2H2 प्लस O2, 2H2 मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4 है, और O2 के कितने, 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है और हाइड्रोजन के 4 है। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब समझ में आया कि मतलब अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या सेम होनी चाहिए, है ना। ठीक है, अब आते हैं अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है अपनी संयोजन अभिक्रिया, इसे सहयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब टूटना, अपघटन होना। ठीक है, अपघटन, कंपोस्ट होना। ठीक है, उसे अपन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पांचवी अपनी विस्थापन अभिक्रिया, 6 है द्विविस्थापन अभिक्रिया, 7 है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया को अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचयन और उपचयन, और अपनी लास्ट वाली है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले अपना आता है संयोजन। संयोजन का मतलब देखो जोड़ना। देखो संयोजन में पता चल रहा है, संयुग्मन का भी पता चल रहा है, योगात्मक। योगात्मक का मतलब योग करना, जैसे अपन मैथमेटिक्स में करते हैं ना प्लस, मतलब इसका योग करो। योगात्मक मतलब जोड़ दो, या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं को जोड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होगी, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते। एकल मतलब एक परमाणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोयले का दहन, कार्बन प्लस O2, तो क्या मिलाते हैं, CO2। ये तो कार्बन हो गया अपना, ये O2 हो गया, O2 गैस हो गई। ठीक है, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, CO2 गैस बनाते हैं। जल का निर्माण, 2H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या निर्माण करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं, मतलब वाटर का निर्माण करते हैं। गंधक का दहन, सल्फर प्लस O2, ये किसका एटम है, सल्फर का। सल्फर प्लस O2 मिलके क्या बनाएंगे, SO2। तो अपन को ये संयोजन हो रहा है, मतलब 2 परमाणुओं का संयोजन होकर एक परमाणु बन रहा है। इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन मिलके H2O का निर्माण करती है, और इसमें सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलके SO2 का निर्माण कर रही है। तो ये अपनी संयोजन अभिक्रिया होगी। अगली आती है अपनी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से, वियोजन मतलब अलग अलग होना,
एक शब्द से समझो, आपको आप ऐसे समझोगे ना तो इजीली। संयोजन का मतलब जोड़ना, वियोजन का मतलब अलग अलग होना। तो अपन क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। एकल अभिकर्मक मतलब क्या बोल रहा है, रिएक्टेंट, अभिकारक, रिएक्टेंट टूटकर। ये अभिकर्मक का मतलब क्या बता रहा है, ये रिएक्टेंट है ना। तो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अपना फर्स्ट है फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। 2FeSO4, तो टूट के क्या बनाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन, दूसरा एग्जाम्पल है अपना कैल्शियम कार्बोनेट की। तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मिलके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का निर्माण करता है। अगली आती है अपनी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ऊष्माक्षेपी, क्षेपी से ध्यान रखना कि उत्सर्जित करना, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 क्या है, मीथेन है अपनी, गोबर गैस प्लस 2O2, तो CO2 प्लस 2O2 प्लस ऊर्जा क्या बनाएगी, एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और H2O जल बनाएगा और प्लस ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होगी। देखो अब इसका एक उदाहरण, शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें भोजन की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कहाँ से मिलती है अपन को, भोजन से। भाई एक दिन खाना मत खाओ, अपना शरीर काम करना बंद कर देता है। तो अपन को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोजन से। तो यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के दौरान जो भोजन अपन खाते हैं, तो अपना जो भोजन अपन खाते हैं तो पाचन क्रिया के दौरान क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, मतलब उनका वियोजन हो जाता है। तो वियोजन हो जाता है। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ये ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। तो यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इस अभिक्रिया को शोषण अभिक्रिया कहा जाता है। तो अपन को देखना है शोषण अभिक्रिया किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ये अपना ग्लूकोज हो गया, C6H12O6, इसको बोलते हैं अपन ग्लूकोज। C6H12O6 इसको बोलते हैं अपन ग्लूकोज, प्लस 6O2, तो 6CO2 प्लस 6H2O। 6 पर एटम तो किसके बनाएगा, वो कार्बन के बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 एटम किसके बनाएगा, H2O के प्लस ऊर्जा। ठीक है, शाक सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये देखो वो ऐसे पूछ सकता है शोषण किसका उदाहरण है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, और ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगली आती है अपनी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसमें ऊष्माशोषी, शोषी से ध्यान रखना है कि शोषण करना, शोषण करना, शोषी से ध्यान रहेगा, शोषण करना मतलब ऊर्जा का शोषण करना, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण H2 प्लस I2 प्लस ऊर्जा 2HI बनाएगा, N2 प्लस O2 मल के नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपने ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें मतलब देखो विस्थापन का मतलब होता है एक चीज को हटा के उस जगह पर बैठ जाना, देखो है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, Zn प्लस कॉपर सल्फेट है ना, तो सल्फेट के साथ क्या है, कॉपर जुड़ रहा है ना। अभी तो इसमें देखो रिएक्टेंट में सल्फर के साथ क्या है, कॉपर है, और अपन प्रोडक्ट में देखेंगे तो सल्फर के साथ क्या है, Zn है, और कॉपर को दूर कर दिया। तो ये Zn किसकी जगह आ गया, कॉपर की जगह आ गया, मतलब इस परमाणुओं को हटा के इसने अपनी जगह ले ली। ठीक है, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, तो फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो ये अपनी होगी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, वो कभी कभी जैसे न्यू टाइप में क्या कहेगा, जैसे ये अभिक्रिया दे दी और बोलेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो अपन को लिखना है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब अपनी आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया।
ऐसी देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आयनों का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज होना, रिएक्टेंट में एटम्स का एक्सचेंज होना आदान प्रदान कहलाता है। ठीक है, तो अपन इसका उदाहरण से समझेंगे। Na2 प्लस SO4 प्लस BaCl2, तो ये आयंस इससे उठ के यहाँ पे आ गया तो BaSO4 बन गया और 2NaCl मतलब नमक बन गया, साल्ट बन गया। ठीक है, अगली आती है अपनी उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें O2 की वृद्धि हो तथा H2 का त्याग हो। O2 की वृद्धि हो तथा H2 का त्याग हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब अपने शरीर में कौन सी अभिक्रिया होती है, अपने शरीर में कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन होती है या उपचयन अभिक्रिया होती है। तो उपचयन अभिक्रिया होगी क्योंकि O2 की वृद्धि होगी और H2 का ह्रास होगा मतलब त्याग होगा, तो इसे अपन बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। इसका उदाहरण है 2Mg प्लस O2 तो 2MgO, 2 कॉपर प्लस O2 तो 2CuO। ठीक है, और अपचयन अभिक्रिया होती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें O2 की H2 की तो वृद्धि होती है और O2 का त्याग होता है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, O2 की वृद्धि होती है और H2 का लेवल कम होता है, और अपचयन अभिक्रिया में H2 का लेवल बढ़ता है और O2 का कम होता है। ठीक है, तो अपना ये उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन तो कॉपर प्लस H2O वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उसे अपन रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। जिसमें जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं मतलब अपचयन एज वेल एज उपचयन, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। इसका उदाहरण देखेंगे अपन। ठीक है, इसका उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 तो ये H2 किसमें बदल गया, H2O में, और ये जो कॉपर था वो कॉपर ऑक्साइड किसमें चेंज हो गया, कॉपर में। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का साथ साथ होना रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। संक्षारण क्या होता है, जंग लगना। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल यानी एसिड, आर्द्रता होती है नमी, ठीक है, आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर वाली परत ऊपर काली परत जमना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना और लोहे पर जंग लगना। दूसरा है विकृत गंधिता। तेल व वसा के अपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं। इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अचार देखा आपने, अचार थोड़े टाइम बाद उसमें दुर्गंध आने लगती है तो विकृत गंधिता के कारण होता है। पर जैसे अपन सोचते हैं कि जैसे अपने घर में तो बहुत जल्दी अचार खराब हो जाता है, लेकिन मार्केट से लाते हैं तो उसका अचार खराब नहीं होता, साल भर तक खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता, देखते हैं। इसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निवार्तित पात्रों में रखकर अथवा इसमें नाइट्रोजन प्रवाहित की जाती है। इस प्रक्रिया को रोका। इसमें नाइट्रोजन का, जैसे अपन बहुत सारे जैसे चिप्स के पैकेट वगैरह आते हैं ना, तो ये कितने पहले पैक होते हैं फिर भी अपने तक आते आते खराब नहीं होती, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कभी सोचा है जो चिप्स के पैकेट है, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, इसलिए ये जल्दी से खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको नोट्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, आप इनको लिख लेना, अपनी नोटबुक में डाउन कर लेना। आप इनको पढ़ के 95, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ 95 प्लस अबव नंबर ला सकते हो। ठीक है, थैंक यू।